गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट हमारा जो टॉपिक किया था वो था सोशल डेवलपमेंट। हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। पहले हमने सोशल डेवलपमेंट क्या होता वो किया, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स हमने अर्ली चाइल्डहुड की करी है। लास्ट लेक्चर में हमने लेटर चाइल्डहुड का किया था। नाउ वी विल डू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, यानी कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी कि बच्चा सामाजिक रूप से क्या क्या चीजें करना शुरू कर देता है, क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। हमें पता है कि जो किशोरावस्था है, टीन एज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड है हम बच्चे की लाइफ का, जहाँ पर उसे जो बड़े हैं उनको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि वो उसे सोचे समझें, अकॉर्डिंगली बिहेव करें। उसकी जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा है, उसको किसी तरीके से चैनलाइज करें, उसको खाली ना रहने दें। फिजिकल स्टैमिना बहुत ज़्यादा है बच्चे का, तो उसकी एनर्जी को यूटिलाइजेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइम पीरियड हमें पता है लगभग जो है ये 12 से 18 या 19 साल तक का पीरियड चलता है, जिसको हम अर्ली एंड लेटर एडोलसेंस में जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सामाजिक विकास हमें पता है क्या होता है, जिसमें हम समाज के अनुसार, जो समाज हमसे चाहता है वैसा व्यवहार करना हम शुरू कर देते हैं, ढालना शुरू कर देते हैं अपने आप को समाज के अनुसार, जिस भी समाज का हिस्सा है हम उसमें। सो फर्स्ट जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है दैट इज पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंस। पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंस। सबसे पहली जो है कि जो पीयर ग्रुप है, जो आपके हम उम्र साथी हैं, उनकी इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इस एज में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पीयर ग्रुप ना उनको एक वो स्टेज, एक वो जगह देता है जहाँ पर वो अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज को परख सकते हैं। कोई उनको आजमा सकते हैं अपनी स्किल्स को। कोई सैंक्शन नहीं लगा रहा है, अडल्ट की कोई सैंक्शन नहीं है वहां पर, कोई मीन मेक नहीं निकाल रहा है, तो इसीलिए वो पीयर ग्रुप की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि उनके बीच में रहकर हम अपने आप को एक्सप्लोर ज़्यादा तरीके से कर सकते हैं, बजाय ये सोचे समझे कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि सभी उसी ग्रुप में हैं। तो इसीलिए पीयर ग्रुप जो है वो वहाँ यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनकी इस ग्रुप में नॉर्मली भी है कि यार के लिए कुछ भी, भाई के लिए भाई बोलते हैं, भाई के लिए कुछ भी। तो दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, फैमिली से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्त होने भी चाहिए, लेकिन दोस्त अच्छे होने चाहिए। उसके लिए ऑब्वियस है पेरेंट्स एंड टीचर्स दे शुड टेक केयर कि जो बच्चा है वो किस तरह की संगत में उठता है, बैठता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पीयर ग्रुप है इम्पॉर्टेंट है। ये हमें हमसे मिलाते हैं, हमारी पहचान कराते हैं, हमारे माँ बाप की छत्र छाया मतलब अभी तक सारे डिसीजंस हमारे माँ बाप हमारे लिए ले रहे थे, लेकिन अब ये हमारी हेल्प करते हैं सोचने में, समझने की में कि हम क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। पीयर ग्रुप की इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर होती है, हमने लेटर चाइल्डहुड में देखा कि सर्कल वाइडन होता चला जाता है, बहुत सारे बच्चे ग्रुप में आते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सर्कल नैरो डाउन टू स्मॉल ग्रुप। पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट है बट सर्कल नैरो डाउन टू स्मॉल ग्रुप। दोस्तों की इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन जो दोस्त हैं अब उनकी संख्या सीमित होनी शुरू हो जाती है। हर किसी को दोस्त नहीं बना लेते हैं, बल्कि कोई 2 3 4 ही इनके खास दोस्त होते हैं, जो कि इन्हीं के इंटरेस्ट, जो इन्हीं की जैसी, कोई भी हूबहू हमारी तरह से नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी जिसके साथ थोड़े हमारी रुचियां मैच करती हैं, हमारे अपने जैसे इंटरेस्ट के होते हैं, हमारा टेम्परामेंटल लेवल जिनके साथ मैच होता है, उस तरह के दोस्त जो हैं ये बनाते हैं। तो जो सर्कल लेटर चाइल्डहुड में बहुत वाइडन था, बहुत बड़ा था, वो अब छोटा होना शुरू हो जाता है। अपने ही इंटरेस्ट के दोस्त बनाना शुरू करते हैं, जो आइडियोलॉजी इनकी मैच करती है उन्हीं को अपने ग्रुप में शामिल करते हैं, हर किसी के साथ अब शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन, क्रेविंग फॉर इंडिपेंडेंस। क्रेविंग फॉर इंडिपेंडेंस।
स्वतंत्रता की चाह है। इंडिपेंडेंस मतलब आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में, बहुत आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। स्वतंत्रता चाहिए किससे, माँ बाप से। माँ बाप से अब ये चाहते हैं कि माँ बाप हमें ये समझे कि हम बड़े हो गए हैं, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ माँ बाप ही हमें ना बताएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हम भी सोच सकते हैं। और जब हम आपको बता रहे हैं कि हम ये करना चाहते हैं तो उसको सिरे से खारिज ना किया जाए, बल्कि सोच समझ के जो है उसको थोड़ा बहुत हमारी बातों को भी रखा जाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस, ये उम्र ही ऐसी होती है जहाँ पर सच कहें तो माँ बाप को और जो अध्यापक हैं उनको ही समझने की ज़रूरत पड़ती है कि हार्मोन्स पीक पर चल रहा है बच्चे का। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होने बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। ये वो समय है जब माँ बाप और बच्चे के बीच में खाइयाँ सी उत्पन्न हो जाती हैं, झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो पेरेंट्स शुड बी केयरफुल, उन्हें ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो खाई पाटनी भी उन्होंने ही है। शुरुआत में ये ज़्यादा होता है, धीरे धीरे बच्चे को समझ आनी शुरू हो जाती है। लेटर एडोलसेंस तक आते आते वो समझ जाता है कि उसके माँ बाप सही कह रहे हैं, लेकिन शुरुआत में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, क्योंकि ये नॉर्मल, और ये जो झगड़े हैं ये नॉर्मल है, लगभग लगभग हर माँ बाप, हमने भी फेस किए हैं। हमें समझना पड़ता है कि हमें अब क्या करना है, कि बच्चे के डिसीजंस को थोड़ी सी आपको भी मान्यता देनी है, उसको डिस्कस करना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करना है, नकारात्मक रवैया बच्चे के साथ नहीं अपनाना है। जितना आप नकारात्मक रवैया बच्चे के प्रति अपनाएंगे वो उतना ही आपसे दूर हो जाएगा और झगड़े बढ़ जाएंगे। वही लाइन अगर आपको याद है जो मैंने एडोलसेंस का जब शुरू कराया था कि एडोलसेंस बच्चे के विचार हैं कि मेरे माँ बाप की नज़रों में मैं दुनिया का सबसे खराब बच्चा हूँ, मुझे तो मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं मुंह खोलता हूँ मेरे माँ बाप मेरे पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। वो जो बोल रहा है उसे सोचो समझो, उस टाइम नहीं तो बाद में प्यार से बच्चे को समझाओ। जितना क्रिटिसाइज करोगे बच्चा आपसे दूर चला जाएगा। नेक्स्ट वन, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति समझना शुरू हो जाता है कि हाँ मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए वो तैयार हो जाता है। जो किशोर बालक है वो घर में भी और बाहर भी, स्कूल में भी, स्कूल में आप उसको कैप्टन बनाइए, आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, वो सहर्ष स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको वो समझ रहा है ना कि मैं बड़ा हो गया हूँ, आई कैन बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप उसको जिम्मेदारियां दो, वो जिम्मेदारियां लेगा, घर की जिम्मेदारियां लेगा। लेटर एडोलसेंस में आकर क्या हो जाता है, जो सिबलिंग्स हैं, जो उसके छोटे भाई बहन हैं, जिनको वो शुरुआत में धुतकारता है ना, शुरुआत में तो क्या करता है, नहीं मैं तो बड़ा हो गया हूँ, ये छोटे हैं मैं इनके साथ थोड़ी खेलूंगा। लेकिन लेटर एडोलसेंस में आने के बाद क्या, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि ये मेरे छोटे भाई बहन हैं, ये छोटे हैं, मैं बड़ा हो गया हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको संभालूं। तो वो उनका ध्यान उस तरीके से रखना शुरू कर देता है। जो सामाजिक काम है, कम्युनिटी के, समुदाय के कुछ काम है, घर परिवार के कुछ काम है, उन कामों को करना अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट वन, सर्च फॉर आइडेंटिटी। सर्च फॉर आइडेंटिटी, ये एरिक्सन की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसकी 5वीं स्टेज में आता है सर्च फॉर आइडेंटिटी, पहचान। हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो ये समझना शुरू कर देते। वो अब ये विचार कर रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं कि वो कौन है और किस तरह के व्यक्तित्व के रूप में वो ढल रहे हैं। यहाँ पर इसमें दोनों ही तरह की आइडेंटिटी आ जाती है जिनकी वो सर्च में रहता है, पर्सनल एंड ऑक्यूपेशनल, है ना। मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, जो पर्सनल आइडेंटिटी है कि भाई मेरे अपने इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या सोचता हूँ। देखो एडोलसेंस की लाइफ में आने से पहले
जो भी हमें बताया जाता है कि तुम लड़के हो, तुम लड़कियां हो, तुम्हें ये काम करने हैं, ये नहीं करने हैं, तुम्हारे ये इंटरेस्ट होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, वही इंटरेस्ट है कि भाई मेरे इंटरेस्ट क्या हैं, मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या समझता हूँ। यहाँ पर जब वो हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना, तब उसे अपनी इंटरनल आंतरिक पहचान का पता लगता है कि अंदर से मैं क्या हूँ, क्या मैं वाकई एक लड़की की तरह से फील करता हूँ, या क्या मैं एक लड़के की तरह से फील करता हूँ, क्या जो समाज मुझे कहता है कि मुझे यही काम करने हैं, मैं यही काम करना चाहता हूँ, वो यहाँ पर एक्सप्लोर करता है। हो सकता है कि माने मैं लड़की हूँ, मुझे नहीं मन करता घर के काम करने का, मेरा नहीं मन करता कि मैं किचन के कामों में अपना समय लगाऊं, मेरा मन करता है कि मैं अपरेटस के साथ खेलूं, अपरेटस को देखूं वो कैसे काम करता है, कैसे नहीं है, मेरा इंटरेस्ट वहाँ पर है, तो वो भी मेरी पर्सनल आइडेंटिटी में जुड़ जाता है। मतलब इंटरनल सेंस ऑफ माई सेल्फ, मैं अब मेरे क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, मैं इमोशनल हूँ या नहीं हूँ, वो मुझे पता है। ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी, यहाँ पर आप देखोगे कि 10th के बाद, ये 10th के आसपास का समय होता है जहाँ पर अब बच्चा ये सोचता है कि बड़े होकर मुझे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू आफ्टर अडल्ट, व्हाट शुड आई डू। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट चॉइस की बारी आती है तो वो ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी की बात आती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम इन स्टेजेस को, इस आइडेंटिटी को सक्सेसफुली हासिल कर लेते हैं तो जिन्हें की राह आगे आसान हो जाती है। जो नहीं कर पाते हैं वो फिर वो कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी वो अलग अलग कामों में जो है वो हाथ मारते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे साइंस में जाना है, मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है या इधर जाना है, यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि बड़े होकर मुझे क्या काम करना है, किस तरीके से अपनी आजीविका करनी है। यहाँ पर बच्चा इसके बारे में सोचता समझता है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि प्रीवियस स्टेजेस और प्रीवियस चीज़ें वो सक्सेसफुली कंप्लीट होनी चाहिए, तभी ऐसा होता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, कुछ सामाजिक कौशल हैं जो बच्चे के अंदर यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। वी रिमेंबर वो क्या है, लीडरशिप है, लीडरशिप क्वालिटी है, एम्पैथी है, कोऑपरेशन है। ये सारे के सारे क्या हैं, सारी की सारी सोशल स्किल्स हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। टीम वर्क है, कोऑपरेशन टीम वर्क में होता है ना। ये सोशल स्किल्स जो हैं बच्चे के अंदर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि देखो आपने देखा ना कि वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है, तो लीडरशिप आ जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा तो टीम वर्क भी करना पड़ेगा। कोऑपरेशन, एम्पैथी क्या है, एम्पैथी होता है कि हम अपने आप को तो समझ रहे हैं, अपने इमोशंस को तो समझ रहे हैं। एम्पैथी का मतलब होता है कि हम दूसरे की सिचुएशन में खुद को रखकर समझ रहे हैं कि सामने वाला इस समय क्या महसूस कर रहा होगा। ये क्या होता है, एम्पैथी होता है। ठीक है, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली की बजाय ये ज़्यादा मायने रखते हैं, इनकी कही बात सर्वोपरि होती है बजाय कि हमारे। लेकिन सर्कल छोटा हो जाता है दोस्तों का, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रखते हैं। क्रेविंग फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता चाहिए किससे, माँ बाप से। क्या चाहते हैं कि माँ बाप इनके निर्णयों को स्वीकार करें जो ये कहते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर और परिवार दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देते हैं, छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। सर्च फॉर आइडेंटिटी, अपनी पर्सनल और ऑक्यूपेशनल दोनों ही तरह की आइडेंटिटी के बारे में यहाँ पर सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स, लीडरशिप है, एम्पैथी है, कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, इस तरह की सोशल स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखो। और क्या क्या क्वालिटीज जो हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। वन दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स।
इंटरेस्ट इन द अपोजिट सेक्स, जो विरोधी है, काउंटर पार्ट है, जैसे लड़के लड़कियों में और लड़कियां लड़कों में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उन्हें कैसे बातें करना पसंद होता है, कैसा नहीं है, यहाँ पर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। ये क्यों होता है? हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। इस उम्र में सबके साथ ऐसा होता है। ये अगर ऐसे विचार सबके मनों में आते हैं वो अलग बात है कि किसी की, तभी हम कहते हैं कि एनर्जी को चैनलाइज करो। विचार आ रहे हैं, ठीक है, अपोजिट जो अट्रैक्शन है, अगर वो 18-20 साल की उम्र में नहीं होगा तो जाके 60-70 साल की उम्र में थोड़ी ना होगा, इसी उम्र में होता है। अगर नहीं हो रहा है तो चिंता का विषय है, लेकिन अगर हो रहा है तो ठीक है, पर उसे चैनलाइज करने की ज़रूरत है। बच्चे को खाली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये नेचुरल है, कोई गिल्टी की बात नहीं है। हम ये सोचते हैं कि लड़कों के ही मन में ऐसे विचार आ रहे होते, नहीं, लड़कियां भी इंटरेस्ट ले रही होती हैं सामने वाले जो हैं काउंटर पार्ट उनके अंदर, बट अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि वो सीधा सीधा दिखा नहीं सकती हैं, दिखाती नहीं हैं। लेकिन अगर आप देखोगे कि इस उम्र में बच्चे अपने ऊपर, अपना जो वेशभूषा है, हेयर स्टाइल है, सब चीज़ों के ऊपर बड़ा खास ख्याल रखते हैं, हर चीज़ को ट्राई आउट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो सामने वाला जो है उसकी नज़रों में खुद को बेहतर दिखाना चाहते हैं, अपनी अप्रिसिएशन चाहते हैं दूसरे की नज़रों में। तो यहाँ पर एक जो हमने लेटर चाइल्डहुड में देखा कि सेल्फ जो अपना सेक्स है उसी के ग्रुप बनते हैं, लड़कियां लड़कियों में खेलती हैं, लड़के लड़कों में होता तो यहाँ पर भी है, लेकिन वो दूसरे की तरफ, दूसरे की बातों में रुझान दिखाना शुरू कर देते हैं। डिजायर फॉर सोशल रिकॉग्निशन, नेक्स्ट वन इज डिजायर फॉर सोशल रिकॉग्निशन। यहाँ पर बच्चा चाहता है कि उसे एप्रिसिएशन मिले। क्या क्या चाहता है वो? एप्रिसिएशन फॉर द वर्क। जो भी काम वो कर रहा है उसके लिए उसको क्या चाहिए? एप्रिसिएशन चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। किससे? बड़ों से, माँ बाप से। जब उनको एप्रिसिएशन मिलता है, आप उसकी प्रशंसा करते हो, तो उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्या होता है? बूस्ट। एप्रिसिएशन बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ चाइल्ड। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। तो हमें जब बच्चे चाहे थोड़ा ही अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए, प्रशंसा उनकी करनी चाहिए। देखो, बच्चे को इंडिपेंडेंस भी चाहिए आपसे, पर उसे पता है कि आप उसके माँ बाप हैं, आप उसका अच्छा सोचोगे, तो वो ये चाहता है कि आप जो है रिकॉग्नाइज करें उसको। जो डिसीजन वो ले रहा है, छोटे छोटे डिसीजंस जो ले रहा है, वहाँ पर उसको अप्रिशिएट करो कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो आगे भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें करने की ज़रूरत है। एडोलसेंस फॉर्म लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स। नेक्स्ट वन इज एडोलसेंस फॉर्म लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स। इनकी जो दोस्तियां बनती हैं वो लंबी बनती हैं, क्योंकि छोटा ग्रुप हो जाता है ना, लंबे समय तक चलता है, बहुत जल्दी इनकी दोस्ती टूटती नहीं है। बातचीत चाहे कम हो जाए, पर हो सकता सालों बाद हम याद कर रहे हैं दोस्त को, पर उतना लंबा जो है इनका फ्रेंडशिप चलता है। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक। ऑलवेज रिमेंबर, एडोलसेंट्स का पीरियड जो है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, फिजिकल स्टैमिना बहुत ज़्यादा है, पेंटअप एनर्जी यानी कि जो छिपी हुई एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। उस एनर्जी को आपने चैनलाइज करना है। गेम्स में रखो, ग्राउंड में भेजो, एक्स्ट्रा काम दो करने को, ताकि जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो हार्मोनल चेंजेस उसे परेशान कर रहे हैं, वो उसकी तरफ ध्यान ना जाकर वो अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव तरीके से
लगाए। स्कूलों में हम क्या देख रहे हैं, आजकल जा रहे हैं तो बच्चा खाली घूम रहा है, कुछ करने को नहीं है, ना स्कूल में कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ना क्लास में कोई टीचर जो है वो अगर ढंग से उनको डील नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? खाली दिमाग है, शैतान का घर है, एनर्जी तो चैनलाइज हुई नहीं। स्कूल में आए थे, सारा दिन खाली बैठे, एनर्जी तो मेरे पास बहुत है, मेंटल एनर्जी भी है, फिजिकल एनर्जी भी है, अब वो कहीं तो आउटलेट होगी ही होगी, निकाशन तो उसका होगा ही होगा। तो बेहतर है कि हम बड़े उस एनर्जी का बेहतर यूटिलाइजेशन करें। बच्चे को जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उनकी तरफ जाने की बजाय हम उनको कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में ले जाएं, काम दें, स्टडी के ऊपर, ग्राउंड में, हर जगह उनको बिजी रखें। 4-5 साल का समय होता है, मुश्किल से ये बीत जाता है, उसके बाद सब सही हो जाता है। जस्ट वी शुड टेक केयर। स्कूल में जो बच्चे हैं, जो टीचर उन्हें पढ़ाते हैं, जस्ट थिंक कि आपका बच्चा भी कहीं पढ़ने जाता है। सिर्फ इतना सोचने की ज़रूरत है कि उस मेंटालिटी के साथ पढ़ाएं, काम करें कि मेरा बच्चा भी कहीं जाता है, उसको भी कोई पढ़ाता होगा, है ना। अगर हम नहीं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो देख रहे हैं हम आजकल का जो माहौल है हमारे आसपास का, क्यों है, उसके लिए सिर्फ माँ बाप जिम्मेदार नहीं हैं। सोचने की ज़रूरत है। एक उंगली हम टीचर्स की तरफ भी उठकर आती है कि क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को वाकई में सही तरीके से निभा रहे हैं। ओके, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आसान ही है, मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आ गई होगी आपको। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी डाउट रहता है, यू जस्ट कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।